गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी पेपर फर्स्ट। अपना टॉपिक है वो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का है, और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है स्टूडेंट, उसमें हमने कंपनी की बुक में एंट्रियां कंप्लीट की थी। अब अपने को आज इसमें बैलेंस शीट क्रिएट करनी है और उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कंपनी ने रनिंग बिजनेस को परचेज किया है। जब कोई भी कंपनी किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करती है उसको बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। उस केस में वो कंपनी अपनी बुक में एंट्रिया करती है बिजनेस एक्वायर्ड करने की, परचेज करने की, देन परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करने की। इसके बाद शेयर्स मार्केट में ओपन पब्लिक को शेयर्स इश्यू करवाती है, उसकी एंट्री करनी होती है। तो इस प्रकार से हमने कंपनी की बुक में एंट्रियां कंप्लीट की है। अब अपने को कंपनी की बुक में बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। जो हमने एंट्री की है उनकी हेल्प लेते हुए लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला भी था कि भाई ये बैलेंस शीट आप क्रिएट करना। तो जिन बच्चों ने बैलेंस शीट क्रिएट की है अच्छी बात है, आप टैली कर लेना, और जिन बच्चों ने बैलेंस शीट क्रिएट नहीं की है वो नोट कर लेना। ठीक है, तो इसमें बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज एट 31 मार्च। ठीक है, डेट लिख के और फर्स्ट पॉइंट पर क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट लिखते हैं शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, और शेयर होल्डर फंड्स में हम लिखते हैं कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल ए पॉइंट लिखते हैं स्टूडेंट, ए पॉइंट शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसमें भी आप लिखना चाहो तो अथराइज कैपिटल एक, ठीक है, इश्यूड कैपिटल। इस प्रकार से अपने को लिखना है। तो कंपनी की जो अथराइज कैपिटल है वो अपने को दी है तो वो अपन लिख देते हैं। लिखिए, अथराइज कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है। उसके बाद इश्यूड कैपिटल है वो अपन लिखते हैं। तो शेयर कैपिटल में 2 पोर्शन बनाते हैं। अथराइज कैपिटल है वो उसमें टोटल अपन लिखते हैं। तो 1000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज। अथराइज कैपिटल है स्टूडेंट 1 लाख। ठीक है, 1000 इक्विटी शेयर है, 100 का है, तो ये हमने लिखते हैं। इसमें शेयर कैपिटल में ही दूसरा कैपिटल है इश्यूड कैपिटल। ठीक है, अब इश्यूड कैपिटल में ये 1000 शेयर्स है, आपने 1000 शेयर इशू कंप्लीट कर दिए हैं। 500 आपने पब्लिक में किए हैं, 500 आपने परचेज कंसिडरेशन के रूप में इश्यू टू वेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100। ठीक है, fully paid up। फिर लिखेंगे 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इश्यू टू वेंडर। ठीक है, वेंडर को इश्यू किए हैं वो है, ये भी क्या है, फुल्ली पेड। इश्यू टू वेंडर फुल्ली पेड। इसके बाद ये तो अपना ए पॉइंट कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट शेयर कैपिटल में। इसमें शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल में मैंने एक कैटेगरी बनाई। बी पॉइंट में होता है रिजर्व एंड सरप्लस। नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस मेरे पास नहीं है, इसलिए बी पॉइंट। तो ये शेयर होल्डर फंड में ए और बी की कार्रवाई हमने की है, नोट करिए। इसके बाद स्टूडेंट
यहाँ लिखते हैं इसके नीचे पॉइंट नंबर सेकेंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के बाद पॉइंट नंबर सेकेंड डालते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, अब नॉन करंट लायबिलिटीज में अपने पास जो है वो सिक्योर लोन के रूप में डिवेंचर है, वो लिखेंगे 20,000 के, तो यहाँ लिखते हैं डिवेंचर, अमाउंट में लिख देंगे 20,000। जो हमने परचेज कैंसिलेशन में यूज किया ना वो है 20,000। लॉन्ग, इसमें लॉन्ग टर्म हो गया और शॉर्ट टर्म होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लेते हैं करंट लायबिलिटीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपन क्या डालते हैं, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में अपने पास स्टूडेंट एक तो बिल्स पेबल है, एक क्रेडिटर्स है। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल है वो 2,000 है और ये 15,000 है, क्या 15,000। इस प्रकार से स्टूडेंट इसका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल कर लीजिए। इसके बाद एसेट्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एसेट्स। नंबर सेकेंड, ठीक है, एसेट्स। अब एसेट्स में अपने को नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख देते हैं नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स ए पॉइंट में लिखते हैं फिक्स एसेट्स, ए पॉइंट में लिख देते हैं फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब फिक्स एसेट्स में जो हमने टेकन किए हैं वो लिखेंगे, जैसे प्लांट है, लैंड बिल्डिंग है, गुडविल है, ठीक है। और तो प्लांट में जो हमने टेकन किया है वो लिखेंगे प्लांट। जो चेंज वैल्यू एंट्री की थी ना वो अपने को लिखने प्लांट। इसके बाद स्टूडेंट है लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके बाद ट्रेंजिबल, इनट्रेंजिबल लेते हैं। इनट्रेंजिबल में आपकी गुडविल है, इसी में लिखा हूँ गुडविल। अब गुडविल में आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। गुडविल की 28,100 लेस में आपने राइट ऑफ की है कितने से, 10,000 से। बाद में 18,100। इसी प्रकार से पेटेंट है, आपने टेकन किया था, पेटेंट भी फिक्स ही होता है, पेटेंट भी लिखेंगे। पेटेंट की वैल्यू कितनी है, वो पेटेंट है 8,750 पेटेंट। इसके बाद डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अब आपको यही हमने टेकन नहीं किया था, नहीं किया था आपने टेकन, बट आपने डिवेंचर इशू की थी, उसमें 2.5 डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट है वो यहाँ लिखना है। और वो 500 था क्या, तो यहाँ लिख देंगे
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 500, ठीक है। ये यहाँ पर अपन लिखते हैं, फिर इसको राइट ऑफ किया जाता है। तो ये स्टूडेंट नॉन करंट एसेट्स है। अब हम करंट एसेट्स लिखते हैं 1/2 इसी के नीचे करंट एसेट्स। करंट में स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस ये सभी लिखने हैं। तो डेटर्स लिखते हैं, डेटर्स एडजस्टमेंट करने के बाद लीजिए डेटर्स। इसके बाद आपने लिखा स्टॉक, स्टॉक ये भी लेस किया हुआ, जो एंट्री में आपने लिखा है वो। कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक की आपको टैली करनी होगी। टैली करके आप लिखना 26,500, ठीक है। आई थिंक आपने टैली की होगी, तो ये अमाउंट है। और इंटरेस्ट टू वेंडर भी स्टूडेंट यही लिखा जाता है, इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर, ठीक है। अब टोटल कर लीजिए। इंटरेस्ट टू वेंडर हमने कल कैलकुलेट किया था ना 3,000। वेंडर को हमने 3 मंथ लेट पेमेंट किया था, 12% के अकॉर्डिंग उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया था, वो 3,000 था, वो अपने यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टोटल करिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो टोटल है वो ही सेम टोटल एसेट्स का आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही सेम क्वेश्चन हैं, और इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। और वो बड़ा क्वेश्चन जब आया था तो ये 1 और 2 में से फर्स्ट क्वेश्चन आया था। कहने का मतलब फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बड़े क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एंट्री होती है, उसके बाद बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है और परचेज कंसिडरेशन की भी कैलकुलेशन की जाती है। इसलिए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बड़े सेक्शन सी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि इस चैप्टर से आता है तो, ठीक है। ये चैप्टर मैंने आपको बताया कि आसान चैप्टर है, जिसमें यूनिट में है उसमें इसके साथ बड़ा चैप्टर है, उसमें से आने के चांसेस अधिक रहते हैं। फिर भी मैं इस कहूँगा कि यदि पेपर आसान आता है तो आसान आएगा इस चैप्टर से। यदि सेक्शन सी में कोई क्वेश्चन देता है तो फर्स्ट और सेकंड में से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आगे जो टॉपिक होंगे वो मैंने बताया कि इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट टॉपिक है, इसमें से सेक्शन सी में आने के चांसेस है, और आगे वाले जो टॉपिक है उसमें से सेक्शन बी में आने के चांसेस है या सेक्शन ए में आने के हैं। तो आप समझ गए होंगे बड़ा क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से इस तरीके का आएगा, जिसमें बैलेंस शीट ये सभी काम करने होंगे, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी होगी, और गुडविल और कैपिटल रिजर्व ये कैलकुलेशन करके आपको बतानी होगी। उसके बाद आपको एंट्रियाँ करनी होगी, बैलेंस शीट क्रिएट करनी होगी। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको वर्किंग नोट क्रिएट किया, उसमें आपको पीसी कैलकुलेट करके बताए। उसके बाद गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है उसको भी कैलकुलेट करके बताए। वैसे वो एंट्री करने पर भी आ सकता है, बट मैंने आपको वर्किंग नोट में ही बताया। वैसे ही आपको यदि सेक्शन सी में आता है तो आपको भी वर्किंग नोट में पीसी कैलकुलेट करके बतानी है। गुडविल आता है या कैपिटल रिजर्व आता है वो भी वर्किंग नोट में बताना है, उसके बाद एंट्री करनी है, ठीक है। क्योंकि सेक्शन सी में आता है तो आपको पता है वो क्वेश्चन नंबर जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स का होगा, तो इसलिए अपने को पूरा काम कंप्लीट करके बताना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई इंटरव्यू में सर अंतर आएगा वो लिख देंगे, डीआर में अंतर है गुडविल लिख देंगे, सीआर में अंतर है तो कैपिटल से लिख देंगे। वहाँ अंतर आता है, बिल्कुल सही है, बट आपको वर्किंग नोट भी तैयार करना है सेक्शन सी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट है। जो टॉपिक फर्स्ट का वो कंप्लीट है। अब नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे अपन। नया जो टॉपिक है उसमें क्या है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए कंपनी क्या करती है, मना करती है।
डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये दो पॉइंट है, इनके लिए आपको पॉइंट नंबर सेकेंड, जो सेकेंड टॉपिक है वो है, देखिए डेटर्स और क्रेडिटर्स को मैंने आपको बताया कि कंपनी रनिंग बिजनेस को परचेज करती है, असेट्स लायबिलिटीज टेकन करती है, तो कंपनी असेट्स लायबिलिटीज को इंक्रीज डिक्रीज करवा सकती है। जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किया, आपने फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स को इंक्रीज डिक्रीज करके आपने एंट्री की थी, तो इंक्रीज डिक्रीज करवा सकती है। उसके साथ ही कभी कभी कंपनी डेटर्स और क्रेडिटर्स को लेने से मना भी कर सकती है। अब मना करती है तो वेंडर के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेटर्स से आपको पता है, डेटर्स से क्या करना है, कलेक्ट करना है, कैश लेना है, क्रेडिटर्स को क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए बिजनेस ओपन नहीं रहेगा। तो यदि वो मना करते हैं तो वेंडर जो है उनसे रिक्वेस्ट करके ये कहा जाता है कि आप कमीशन पर काम करो, ठीक है, कमीशन, तो कंपनी आसानी से ये काम कर देती है, ठीक है। मना है किसी भी रीजन से किया जा सकता है, मैंने आपको बताया। जैसे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके डेटर्स आपने बताया कि 15,000 के हैं, ये आपने बताया 12,000 के हैं, ठीक है। वेंडर ने बताया कंपनी को, जब परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ उस समय इसने बताया कि डेटर्स तो है 15,000 के और क्रेडिटर्स है 12,000 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि आपको डेटर्स से कलेक्ट होंगे 15,000 कंपनी में, ठीक है, और क्रेडिटर्स का मतलब है मांगने वाले 12,000 है, आपको पेमेंट 12,000 का करना होगा। ये वेंडर ने कंपनी को बोला। अब जब कलेक्ट करेंगे तो मान लीजिए 15,000 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांगने वाले 12,000 आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो उसने बताया वैसे इसने पेमेंट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग उसने परचेज कंसिडरेशन में एडजस्टमेंट किया था। और प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट, मोस्टली प्रॉब्लम ये आती है कि आपने 15,000 डेटर बताए, कलेक्ट हुए 10,000 या इससे भी कम, तो आपने तो 15,000 के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन डिसाइड कर दिया था। इस केस में कंपनी को लॉस होता है। क्रेडिटर्स आपने बताए 12,000 और मांगने वाले आगे 20,000 ओवर हो गए, इसमें भी कंपनी को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, एक्सेस पेमेंट करना होता है। और क्रेडिटर्स जो एडजस्टमेंट परचेज पीसी में किया उसमें आपने 12,000 से कर दिया, तो इस दोनों केस में क्या होती है, कंपनी को प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो मना भी कर सकते हैं। तो इस केस में क्या किया जाता है कि उसको मना किया जा सकता है, और मना किया जाता है तो फिर ये कमीशन बेस पर काम किया जाता है। कंपनी वाले कहते हैं कि भाई ठीक है, ये हम आपके डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं लेंगे बट कमीशन बेस पर काम कर देंगे, ठीक है। इस केस में क्या होता है, वेंडर कहता है कि हमारे ये डेटर्स क्रेडिटर्स है, कंपनी ने कहा कि कितने भी हो हमें कोई इससे मतलब नहीं है, हम आपके डेटर्स पेमेंट करने आएंगे तो कलेक्ट कर देंगे, कोई मांगने वाला आएगा प्रूफ लाएगा तो हम उसको पेमेंट भी करेंगे, उचित प्रूफ लाएगा कि भी हम इस कंपनी फर्म के मांगते थे तो हम उसको पेमेंट भी कर देंगे। बस हम इतना ही काम करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उस पर आप पैसे देना, पेमेंट पे उस पर कर देना, जैसे बैंक के काम करती है वैसे, ठीक है। तो ये कमीशन बेस, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं कि भाई कमीशन बेस पे काम करते हैं, कमीशन बेस पर एजेंट की तरह एक काम करते हैं, ठीक है। तो अब कलेक्ट होंगे या अधिक पेमेंट होंगे, कम होंगे, ये सभी वेंडर की है, इनको तो कंपनी को क्या करना है, पेमेंट करना है वेंडर को कमीशन, ठीक है। कलेक्ट होंगे वो होंगे सभी वो वेंडर के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कंपनी जैसे ही डेटर्स क्रेडिटर्स बताती है, कंपनी क्या कर देती है, एंट्री करती है। तो ये वेंडर सस्पेंस का एक यूज करती है, उसने बताया कि डेटर्स है 20,000 तो ऐसे ले लेते हैं डेटर्स सस्पेंस DR, ठीक है। क्रेडिटर्स बताया कि क्रेडिटर्स हमारे 15,000 वो कहते हैं हमें नहीं पता कितने थे क्रेडिटर्स सस्पेंस लिख के छोड़ देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सस्पेंस लगा कर वो कि भी कंपनी कहती है हमें नहीं पता यार क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स के साथ और क्रेडिटर्स के साथ दोनों के साथ वो सस्पेंस नाम लगा के छोड़ती है, ठीक है। डेटर्स क्रेडिटर्स में सस्पेंस के साथ करती है। तो इस प्रकार से अपने को डेटर्स और क्रेडिटर्स, देखिए इसमें एंट्री है, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें अपने को क्या करनी है, एंट्रियां पास करनी है। तो जो कंपनी है वो अपनी बुक में डेटर्स को एक्सेप्ट करती है, लेती है, क्रेडिटर्स को लेती है,
तो क्या करती है, डेटर्स सस्पेंस अकाउंट दिया या क्रेडिटर्स, कहने का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन करेगी उसके साथ वो क्या करती है, सस्पेंस लिख देती है। मींस इसका मीनिंग ये है कि भी हमें ये नहीं पता है कि ये डेटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स से क्या कलेक्ट होगा, आपने कितना बताया है, कितना कलेक्ट होगा, इसके बारे में अपने को डिटेल के बारे में डिटेल से पता नहीं है, इसलिए वो सस्पेंस यूज करती है। ठीक है, और जैसे ही कलेक्ट होंगे पैसे तो भी वो क्या करते हैं, उसमें डेटर्स सस्पेंस में डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिटर्स पेमेंट से पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर्स सस्पेंस से पेमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब एंट्री बिल्कुल आसान है, बट प्रत्येक एंट्री के साथ में प्रत्येक के साथ जैसे डेटर्स है तो डेटर्स सस्पेंस, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स सस्पेंस, ये इसको साथ में ही यूज करना है, इससे ही अपने को एंट्रियां करनी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें अपने को इसने क्या बताया है कि एक कंपनी ने परचेज की है बिजनेस और डेटर्स कलेक्शन के और क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए इसने एग्री किया है कमीशन के रूप में 5% ऑन अमाउंट ऑफ कलेक्शन और 3% ऑन अमाउंट ऑफ पेड, और जो भी लॉसेज होगा वो वेंडर के द्वारा पेमेंट किया जाएगा डेटर्स से। अब उसके जो डेटर्स है वो 80,000 के हैं, तो यहाँ लिख देते हैं डेटर्स है ये 80,000, और क्रेडिटर्स है स्टूडेंट वो उसने बताए हैं कितने, ये 12,000 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में जो बिजनेसमैन है उसने कंपनी को बताया कि हमारे जो डेटर्स है वो 80,000 के, डेटर्स कितने के हैं, 80,000 के, और क्रेडिटर्स है वो 12,000। अब कंपनी ने डेटर्स के लिए क्या बोलेगी, डेटर्स सस्पेंस, और क्रेडिटर्स के लिए क्या बोलेगा, क्रेडिटर्स सस्पेंस। अब जो बिजनेसमैन है इसने बताया कि हमारे डेटर्स 80,000 के हैं, तो इसने क्या लिख दिया, डेटर्स सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और क्रेडिटर्स बताया कि मांगने वाले 12,000 ही है, तो ये क्या लिखेगा, क्रेडिटर्स सस्पेंस। ठीक है, कि भाई आप जो बता रहे हो वो आपके लिए है, हम उसको सस्पेंस में डाल देते हैं कि भाई जो भी कलेक्ट होगा हमें ये नहीं कि आपने बताया कि 80,000 तो हम 80,000 कलेक्ट करेंगे डेटर्स से, जो भी पेमेंट हमें करके जाएगा हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट की बात है क्रेडिटर्स की कि कितना पेमेंट करना है, तो यहाँ आपने 12,000 बताई है। अब पेमेंट अधिक मांगने वाले आएंगे तो हम उसको एक प्रॉपर वो प्रूफ लाते हैं तो उसका पेमेंट भी हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब आपने जो बताया इसलिए इसको सस्पेंस में हमने डाल दिया। ठीक है, अब आगे देखिए 3 मंथ के बाद उसने जो कंपनी ने कलेक्ट किया है डेटर्स से कलेक्ट हुए हैं 48,000, और 48,000 में वो कहता है कि इंक्लूड है 3,000 राइट ऑफ बैड डेब्ट। अब ये जो इसने 80,000 बताया था जो कलेक्ट हुआ है वो कितने 48,000, इसमें भी 3,000 का है बैड डेब्ट के, मतलब पहले से राइट ऑफ किए हुए बैड डेब्ट वो 3,000 इसमें शामिल, क्लियर। और इसके बाद आगे अपने को कहता है ये, और इसमें डिस्काउंट दिया, आपने डिस्काउंट भी देना पड़ा, इसमें 1200 रुपये का क्या है डिस्काउंट है। ये तो है क्रेडिटर्स की कहानी। अब क्रेडिटर्स में क्या कहता है कि आपने बताया कि क्रेडिटर्स कितने हैं 12,000 के, तो उसमें आपको ये तो मिला डिस्काउंट और 11,600 आपने क्या किया पेमेंट किया, ये क्रेडिटर्स समझ में आ गया। तो देखिए बिजनेसमैन ने बताया कि डेटर्स कितने रहेंगे 80,000, कलेक्ट एक्चुअल में कितने हुए 48,000, 48 में इंक्लूड क्या है, इंक्लूड उसमें 3,000 बैड डेब्ट राइट ऑफ के हैं वो भी इंक्लूड है, और उस पर डिस्काउंट मिला है वो आप देख पा रहे हो वो डिस्काउंट। इसके बाद क्रेडिटर्स में उसने बताया 12,000 है, तो 12,000 में हमें 400 का डिस्काउंट मिला और हमने 11,600 पेमेंट की। ये क्रेडिटर्स की कहानी है। इसके बाद आगे और क्या है वो देखिए, 1,000 कोई क्लेम था उसका पेमेंट करना पड़ा। ठीक है, ये उसने बताया नहीं था, अगर कोई क्लेम था 1,000 उसका भी हमें क्या करना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा। कितना, तो उसके लिए इसने बताया है कि 1,000 का जो पेमेंट है वो भी हमें कोई एक्सपेंसेस था उसका हमने पेमेंट किया है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, इससे अपने को स्टूडेंट क्या करते हैं एंट्रियां। ठीक है, अब कंपनी की बुक में हम एंट्री स्टार्ट करते हैं।
देखिए एंट्रियाँ क्या करनी है, पहले अपने माइंड में ही सेट करनी है कि किस प्रकार से एंट्री स्टार्ट करनी है। डेटर्स और क्रेडिटर्स जो दे रखे हैं टोटल अमाउंट से एंट्री करनी है, ठीक है। डेटर्स और क्रेडिटर्स जो बिजनेसमैन ने बताए हैं वो टोटल अमाउंट से आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है, ठीक है। टोटल कितने बताए हैं, 80,000, 12,000। तो आपको एंट्री क्या करनी है, वेंडर डेटर्स डीआर, वेंडर डेटर्स डीआर टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये टोटल अमाउंट से आपको एंट्री करनी है। फर्स्ट डेटर्स टोटल कितने बताए उससे एंट्री, क्या एंट्री होगी, डेटर्स सस्पेंस डीआर या वेंडर डेटर्स डीआर टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। कहने का मतलब सस्पेंस अकाउंट एक अलग से खोलना है और उसमें ये ट्रांसफर करते जाना है। इसी प्रकार से क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स की एंट्री क्या होगी, वेंडर सस्पेंस डीआर टू वेंडर क्रेडिटर्स, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे हम कलेक्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो जैसे कलेक्ट किए हैं तो बैंक अकाउंट डीआर टू वेंडर डेटर्स, जिससे भी किया है तो वेंडर डेटर्स। इसी प्रकार से आपने पेमेंट किए हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिटर्स वेंडर क्रेडिटर्स डीआर टू बैंक, ठीक है। अदर कोई पेमेंट किए हैं तो उसका भी क्या करेंगे, वेंडर एक्सपेंसेस डीआर टू बैंक। इस प्रकार से अपने को एंट्रियां करनी है स्टूडेंट। जैसे जैसे आप एंट्रियां करोगे तो देखिए इसमें एंट्रियां बिल्कुल आसान है, बट अपने माइंड में इसको किस प्रकार से आप सेट करते हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रत्येक एंट्री में सस्पेंस सस्पेंस ऐसे लिखा मिलेगा आपको, तो ये एक जैसी आपको लगने लगेगी भी एक जैसी, वेंडर सस्पेंस डेटर क्रेडिटर्स। तो अपने को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को अपने माइंड में ही सेट रखना है कि भी पहले अपने को डेटर्स क्रेडिटर्स टोटल कितने हैं उसकी एंट्री करनी है, उसको वेंडर सस्पेंस में ट्रांसफर करना है। डेटर्स और क्रेडिटर्स टोटल अमाउंट है उसको किस में करना है, वेंडर सस्पेंस में ट्रांसफर करना है, क्लियर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो आपने कलेक्ट किया है उसको जिससे भी, जैसे डेटर्स से कलेक्ट करोगे, नॉर्मली आप डेटर्स से करोगे कलेक्ट, तो डेटर्स से है तो बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर्स वेंडर डेटर्स, ठीक है, क्योंकि कंपनी का तो है नहीं, वेंडर के डेटर्स है, वेंडर के ही क्रेडिटर्स है। इसी प्रकार से पेमेंट करोगे तो पेमेंट भी इसी तरीके से करना है कि वेंडर क्रेडिटर्स डीआर टू बैंक, ठीक है। इसी प्रकार से आउटसाइड में कोई कलेक्ट किया है या पेमेंट किया है तो वेंडर सस्पेंस का यूज करोगे, उससे अपने को पेमेंट करना है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखकर एंट्रियां करनी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एंट्रियां है वो आपके बुक में है, वो याद करना, ठीक है, क्योंकि ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको, मेरे को लगता है कि एक जैसी ही एंट्रियां लग रही है तो आप फर्स्ट इसमें बुक में दी हुई है कि एंट्री क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि वेंडर सस्पेंस। अपने को इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री तो होगी डेटर्स क्रेडिटर्स टोटल अमाउंट से, उसके बाद कलेक्ट करने की एंट्री होगी, कोई डिस्काउंट मिला है या आपने डिस्काउंट दिया है उसकी एंट्री हो सकती है, अदर पेमेंट किया है तो आपको एंट्री, जैसे एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है तो एक्सपेंसेस डीआर टू बैंक नहीं लिखना है, क्या लिखना है, वेंडर सस्पेंस डीआर टू बैंक, ठीक है। वो जैसे आपने 11th में को वेंचर जॉइंट वेंचर वो एंट्री करते थे ना, वैसे ही ये काम करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये अपना एक्विजिशन ऑफ बिजनेस है, इसमें सेकंड मेथड मान लीजिए आप, सेकंड टाइप मान लीजिए। फर्स्ट टाइप के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थे, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है वो थर्ड और फोर्थ है, और उसके बाद थर्ड टाइप के गारंटी बेस के क्वेश्चन हैं जिसमें अपने को गारंटी अकाउंट क्रिएट करना होता है स्टूडेंट, उस प्रकार के चलेंगे। और लास्ट में जो क्वेश्चन है रहेंगे वो प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, कहने का मतलब प्रॉफिट का डिवाइडेशन है वो रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें कितने टाइप के हो गए, फर्स्ट में तो अपने को जर्नल एंट्री करनी है, बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, सेकंड में अपने को सस्पेंस अकाउंट तैयार करके या
सस्पेंस अकाउंट यूज करके करना है, थर्ड में गारंटी वाला है और फोर्थ में प्रॉफिट डिवाइडेशन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की अपन एंट्री नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।